हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम लोग साथ में कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 की तैयारी। कल हमने पढ़ा था कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में और आज डे 6 में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की दूसरी प्रणाली डीडीसी के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं डे 6 डीडीसी के साथ। डीडीसी ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन। ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसे हम हिंदी में ड्यूई दशमलव वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। वर्गीकरण, ठीक है। डीडीसी का फुल फॉर्म हम समझ चुके हैं, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, ड्यूई दशमलव वर्गीकरण। विश्व के लगभग 95% पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में डीडीसी का प्रयोग होता है। मैं आपको बताती हूँ जैसे कि डीडीसी का नंबरिंग कैसे किया जाता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो ये कितना फेमस है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व के 95% पुस्तकालय में, इंडिया में भी मोस्टली लाइब्रेरीज में डीडीसी ही यूज होता है। 95% पुस्तकालय में किसका यूज हो रहा है, तो डीडीसी का यूज हो रहा है। इसके जनक कौन थे? इसके जनक या प्रणेता मेलविल ड्यूवी साहब थे। मेलविल ड्यूवी ठीक है, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। मेलविल ड्यूवी साहब थे इसके प्रणेता। और ड्यूवी का जन्म 10 दिसंबर 1851 को हुआ था। 10 दिसंबर 1851 में मेलविल ड्यूवी साहब का जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। सन 1887 ईस्वी में इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये सारी फैक्चुअल चीजें याद रखिएगा। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी, आज मैं थोड़ा धीरे लिख रही हूँ ताकि मेरी थोड़ी राइटिंग बन सके। बहुत लोगों ने कहा कि वो उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था राइटिंग। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। 1887 ईस्वी में इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की थी। और जो ये डीडीसी है, ये विश्व का फर्स्ट साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन है। साइंटिफिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है जिसे वैज्ञानिक आधार पर क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है। और हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो प्रत्यक्ष कहे या अप्रत्यक्ष रूप से, इसके बाद जितनी भी क्लासिफिकेशन की प्रणाली आई उस पर अपना असर दिखाता है। ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन उस पर अपना असर दिखाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें। ठीक है। डीडीसी कौन से ईस्वी में आया था ये हमने कल पढ़ लिया है, 1876। याद होगा आप लोगों को, 1876 में डीडीसी प्रणाली का विकास हुआ था और इसके प्रणेता मेलविल ड्यूवी साहब थे, ठीक है। और इसमें पुस्तक को विषय के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है।
और यह एक संख्या आधारित क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। अब कैसे इसे बांटा गया है हम ये देखते हैं ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को। ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ज्ञान जगत को 10 भाग में बांटा गया है। इन्होंने पहले 9 मुख्य वर्गों को बांटा और फिर उस मुख्य वर्ग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो 9 मुख्य वर्ग में नहीं आ सकी, तो उसके लिए इन्होंने अलग से एक और वर्ग बनाया और ये टोटल कुल मिला के कितने हो गए, 10 हो गए, जिसको सामान्यकृति हम बोलते हैं। 000 सामान्यकृति का वर्ग इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया कि जो वो 9 वर्ग में समाहित नहीं हो रहे वो सामान्यकृति में आएंगे, और कुल मिला के ये कितने हो गए, 10, ठीक है। डीडीसी को में ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा गया, प्रमुख वर्गों में। अब हम मुख्य वर्गों का क्रम देखते हैं। ये जो 10 मुख्य वर्ग हैं, ये आपको याद होगा मैंने बताया था कि डीडीसी में सिर्फ 0 to 9 संख्या को यूज किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यही इससे जितने भी संख्या फॉर्म हो सके तो 0 to 9 में यूज किया जाता है। तो मुख्य वर्ग का क्रम ये याद रखिएगा, यह बिहार विधानसभा के लाइब्रेरियन की परीक्षा में मेंस में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि मुख्य वर्ग डीडीसी में मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। मुख्य वर्गों का क्रम ये याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में तो आपसे सीधा क्रम पूछ दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव में आपको 000 और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये कौन से मुख्य वर्ग का क्रम है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है 000 सामान्य कृतियां। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि जो बाकी बचे 9 वर्गों में नहीं आ सके उन्हें सामान्य कृति में डाल दिया गया था, ठीक है। सामान्य कृतियां, जनरल वर्क्स, इंग्लिश में लिखते जाइए, जनरल वर्क्स, ठीक है। इसके बाद 100, ठीक है, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। देखिए मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ, ये मूल रूप से ना ऐसे लिखा जाता है 0.1, 0.0, ठीक है, लेकिन दशमलव से पहले 0 का कोई मूल्य नहीं है। तो और डीडीसी में ना हमेशा 3 के पेयर में संख्याएं लिखी जाती है कि हम अगर चाहे कि सीधा 1 लिख दें, वो नहीं, 100, 3 के पेयर में लिखी जाती है। तो ये पॉइंट हट जाता है और ये फिर 000 बन जाता है, यहाँ से ये पॉइंट हट जाता है और ये फिर 100 बन जाता है, ठीक है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको राइटिंग आज समझ आ रही होगी। 200, एक चीज आपने गौर किया होगा कि कल जब आपने सीसी पढ़ा होगा ना तो आपको सब्जेक्ट्स ज्यादा अपने वाले लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो भारत की प्रणाली थी और इसमें जो है ना वो वेस्टर्न का ज़्यादा प्रभाव है, पश्चिमी प्रभाव ज़्यादा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग दिखेगा। इसमें सब्जेक्ट बाद बाकी आप जान रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा ये लगेगा कि अच्छा ये मुख्य है। तो 200 धर्मशास्त्र, जब हम सारी कक्षाएं कर लेंगे तो मैं एक दिन आपको सीसी और डीडीसी में तुलनात्मक अध्ययन भी बता दूंगी। धर्मशास्त्र, रिलीजन, ओके। 300 समाज शास्त्र, सोशल साइंसेस, ठीक है। 400 भाषा विज्ञान, 400
भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिंग्विस्टिक, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिंग्विस्टिक। आपने अगर सीसी और डीडीसी को अच्छे से कंट्रोल कर लिया ना, पकड़ पा लिया ना, तो मोस्टली 50% नहीं 90% वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली इन्हीं दोनों का यूज होता है। इसी में से आपको घुमा फिरा के जितना क्वेश्चन पूछना होगा पूछा जाएगा। 500 शुद्ध विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंसेस। देखिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि प्योर साइंसेस, हम लोग साइंस पढ़ते हैं। प्योर साइंसेस 600 व्यावहारिक व्यावहारिक विज्ञान, ठीक है। अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस 600, ठीक है। 700 ललित कलाएं, बचपन में आप एग्जाम देते होंगे ललित कला का, ललित कलाएं। फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ठीक है। अब मैं इधर लिख देती हूँ ताकि सारा आप एक साथ लिख पाओ, या अगर नीचे देख पा रहे हो तो चलो नीचे ही लिख देती हूँ। 800 में साहित्य, लिटरेचर, लिटरेचर, ठीक है। 900, एक चीज देखिएगा इसमें हिस्ट्री और समाज शास्त्र, सोशल साइंस को इन्होंने अलग अलग कंसिडर किया। इसका कोई आंसर नहीं है कि क्यों ड्यूवी साहब ने इसे अलग अलग कंसिडर किया है, बस अलग अलग किया है। इतिहास को इन्होंने अलग ही एक मुख्य वर्ग का नंबर दिया है, इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है। चलिए फटाफट से आप ये मुख्य वर्ग नोट कर लीजिए। 000 सामान्यकृतियां 100, इसको कभी भी 100 नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। कभी भी इसे 200 नहीं पढ़ना है, नहीं तो ये एब्सर्ड हो जाएगा। जैसे हम लोग दशमलव के बाद तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पे 1.414 कोई चीज़ लिखा हुआ है तो हम इसे 1.414 तो नहीं पढ़ते ना, 1.414 ऐसे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही पॉइंट से पहले हो या पॉइंट से बाद में हो, इसे हमें पढ़ना है 000, 100, 200, 300 एंड सो ऑन, ठीक है। सामान्यकृतियां दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, भाषा विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, ललित कलाएं, फाइन आर्ट्स, साहित्य एंड इतिहास। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए फटाफट। ये हो गए हमारे मुख्य वर्ग। किसके मुख्य वर्ग? डीडीसी के मुख्य वर्ग। 10 भागों में मुख्य वर्गों को बांटा गया है डीडीसी में, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जो कहीं नहीं समाहित होंगी उसे सामान्य कृतियों में रखेंगे। सामान्य कृति का अर्थ वही है, ठीक है। सामान्य कृति का वही मतलब है। अब नीचे चलते हैं हम। अब जो 10 मुख्य वर्ग है ना, 10 मेन क्लास मुख्य वर्ग, जो 10 मुख्य वर्ग है इसे फिर से बांटा गया है, ओके। 9 विभाग में जो 10 मुख्य वर्ग है, हम कैसे बांटते हैं कि मान लीजिए एनिमल एंड प्लांटे, जैसे आप समझो ना 10 है, इसे हमने फिर से बांटा
कोई चीज़ मानो 16 है, इसे हमने 8 और 8 में बांटा, फिर इसे हमने 4 और 4 में बांटा, तो हम इसका सब डिवीज़न कर रहे हैं ना। उसी तरह से हम मुख्य वर्ग को फिर से सब डिवाइड करते हैं, किस में? तो 9 विभाग में, 9 विभाग में। और विभाग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजन, डिवीजन। ओके। और फिर से इस 9 विभाग को बहुत सारे अनुविभागों में, अनुविभागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अनुविभागों को हम बोलते हैं, अनुविभागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, मुख्य वर्ग, मुख्य वर्ग से 9 विभाग, 9 विभाग से 10 अनुविभाग, और अनुभाग को हम कहते हैं सेक्शन। ठीक है, अनुभाग को या अनुविभाग को हम कहते हैं सेक्शन। ये अनुविभाग फिर मैं आगे भी आपको बताऊंगी, ये अनुविभाग फिर से उपानुभाग में बढ़ते चले। लिख ही लीजिए, हमने चार्ट बना ही दिया है। तो ये फिर उपानुभाग में यानी उप अनुभाग, अनुविभाग को आप अनुभाग लिख लो, आपको याद करने में आसान होगा। अनुभाग, ठीक है। उपानुभाग, उपानुभाग बना है उप और अनुभाग से, यानी अनुभाग से भी छोटा। उसके बाद ये फिर से उप उप अनुभाग, उप उप अनुभाग। ठीक है, और फिर इसके बाद ये बढ़ता है सूक्ष्म उपानुभाग, सूक्ष्म उपानुभाग, उपानुभाग। इंग्लिश लिखते जाइएगा इसका, सब सेक्शन, उपानुभाग का सब सेक्शन, उप उपानुभाग का सब सेक्शन, एंड माइक्रो सब सेक्शन, माइक्रो सब सेक्शन। और यहाँ पे एक खत्म नहीं होता है, ये जरूरत के हिसाब से बढ़ता ही जाता है एंड सो ऑन। लेकिन हम यहाँ तक समझने के लिए जानते हैं। सबसे पहले 10 मेन क्लास, वो 0-0 वाले जो हमने देखा, फिर 9 विभाग डिवीजन, फिर अनुभाग, फिर उपानुभाग, उप उपानुभाग, सूक्ष्म उपानुभाग। ओके, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए फटाफट से। एक हम मुख्य भाग के बाद 9 जो विभाग हैं उसमें हम एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम कि कैसे वो बढ़ता है, ताकि चीज़ें थोड़ी आपको क्लियर रहे। जब आप वर्गांक बनाएं तो वो चीज़ें क्लियर रहे। देखिए, आपने देखा था 300 किसका था? समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र का नंबर क्या था? 300 हमारे समाजशास्त्र का नंबर था। समाजशास्त्र, ठीक है। अब हम इसी को डिवीजन में बांटते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र है, सबको समझ आएगा, सोशल साइंसेस। इसको हम बांटने का काम करते हैं किसमें? डिवीजन में। तो सबसे पहला जो आएगा 310, मैंने बताया कि 9 डिवीजन में से हम बांट सकते हैं 9 विभाग में। 310, 320, 330, 340, 350, इसे 350, 360 नहीं बोलना है, अभी बताया था ना मैंने। 370, 380 ऐसे प्रोनाउंस करना है। एंड 390 मतलब 390, 310, 320, 330, 340 एंड सो ऑन। तो जो सबसे पहले 310 है वो है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। फिर है 320 राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। उसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। फिर है विधि, विधि का अर्थ होता है लॉ, विधि का अर्थ होता है लॉ, ठीक है। उसके बाद है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं हम, लोक प्रशासन, ठीक है।
फिर है 360 में सोशल प्रॉब्लम एंड सर्विसेज, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। 370 में है शिक्षा, 370 शिक्षा। 380 वाणिज्य, वाणिज्य। एंड 390 रीति रिवाज, रीति रिवाज, सभ्यता, लोकवार्ता, लोकवार्ता, लोकगीत आदि, लोकवार्ता। पहले हमने क्या देखा, 10020 मुख्य भाग। अब उस मुख्य भाग में से हमने 300 को उठाया है समाजशास्त्र को, और इसके 9 सेक्शंस हमने किए हैं। 9 सेक्शंस में हमने इसे बांटा है, 9 अनुभागों में बांटा है। 310, 320 सांख्यिकी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि, लोक प्रशासन, सामाजिक सेवाएं, समस्याएं, शिक्षा, वाणिज्य, रीति रिवाज, सभ्यता, लोकवार्ता। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अनुभाग। ये हमने देखा अनुभाग। अब इसका हम और छोटे रूप पे जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये डिवीजन हमने बांटा, और अब इसके बाद हम जाएंगे इस पे अनुभाग पे, सेक्शन पे। ठीक है, ये तो हमारा 9 डिवीजन हो गया। पहले हमने मेन क्लास में बांटा, फिर 9 डिवीजन यानी विभाग में बांटा, और अब हम बांटेंगे अनुभाग, सेक्शन में। ओके, तो हम उठाते हैं इकोनॉमिक्स से, हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नंबर था 330, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबको समझ आना चाहिए, इकोनॉमिक्स बहुत कॉमन सब्जेक्ट है इंडिया में भी, इसलिए मैं इसे उठा रही हूँ। अब देखिए 330 आ गया इकोनॉमिक्स का नंबर, तो 330 तो हमारा इकोनॉमिक्स है। फिर 331 लेबर इकोनॉमिक्स, यानी श्रम अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, लेबर इकोनॉमिक्स। ठीक है, 332 फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मतलब वित्त से वित्तीय, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये डैश दे दिया मतलब इकोनॉमिक्स। इसके बाद है हमारा 333 लैंड इकोनॉमिक्स, पश्चिम का सब्जेक्ट वर्गीकरण है ये, आपको थोड़ा सा अंतर लगेगा सब्जेक्ट्स के नाम में। लैंड इकोनॉमिक्स। 334 कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स। 335 सोशलिज्म, सोशलिज्म एंड related subjects, related subjects। ठीक है, सॉरी नॉट सब्जेक्ट, सिस्टम, रिलेटेड सिस्टम। ठीक है, 335 336 पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त जिसे बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। सरकार जो हमारे ऊपर खर्च वगैरह करती है वह लोक वित्त के अंदर ही आता है। 337 अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, ये मैं बस समझने के लिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे इसके लिए बता रही हूँ इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत शेड्यूल बहुत बड़ा है, बहुत चीज़ें इतना आप याद नहीं कर पाओगे, डिफरेंस के लिए होता है शेड्यूल, ये बस आप समझो इसके लिए मैं डाल रही हूँ। आपको नहीं रटना है 333 लैंड का होता है, 332 फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का होता है ऐसा नहीं करना होता है। एक बात समझिए, हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे मेन बात, मान लीजिए कि जैसे मैं आपको एक किताब दिखाती हूँ, ये ना कोलन क्लासिफिकेशन की एक किताब है, 6th एडिशन है, रंगनाथन जी द्वारा लिखी हुई कोलन क्लासिफिकेशन की ये किताब है हमारी। ठीक है, और यही इसी में जो कुछ भी लिखा है हम उसी के हिसाब से वर्गीकरण करते हैं। हमें कभी ना किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें याद करके तब वर्गीकरण करना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हमें ये किताब रहेगी हमारे पास, और हम इवन अगर आप प्रैक्टिकल भी देते हो ना किसी लाइब्रेरी सब्जेक्ट का, आपने देखा ही होगा, तो आपको ये किताबें दी जाती है, सीसी की, डीडीसी की,
कि आपको इसमें से ढूंढना होता है वर्गीकरण नंबर। आपको कृत्रिम नंबर जो आप बनाते हो वो आपको इसी में से ढूंढना होता है। तो जब सीसी में तो इसके जो नियम दिए गए हैं ये हमें देखना पता होता है, तो इसमें से हम ढूंढ के नंबर। ये तो सिर्फ एक बुक है कोलन क्लासिफिकेशन की, लेकिन जो डीडीसी है ना उसमें 3 मेन बुक्स होती हैं, ठीक है। शेड्यूल्स भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है, भाग 1 भाग 2, लेकिन मैं मोटा मोटी बात बता रही हूँ कि उसमें 3 किताब होती है। एक होता है शेड्यूल, ठीक है, जो सबसे मेन होता है। हमें ना कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले उसी में ढूंढना चाहिए, ठीक है, कि वो हमें उसमें मिल जाए। फिर उसके बाद हम जाते हैं रिलेटिव इंडेक्स पे, कि रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। कि आप ऐसे मान लो ना कि हमारे पास 3 किताबें हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे आप मानो। माना कि हमारे पास 3 बुक है, ये हमारी मान लीजिए हो गई शेड्यूल, ये मान लीजिए ये हमारा हो गया रिलेटिव इंडेक्स, एंड ये हमारा हो गया टेबल, ये बुक, ठीक है। तो इस तरह से 3 किताबें हैं मेरे पास, और शेड्यूल, रिलेटिव इंडेक्स एंड ऑक्सिलियरी टेबल बोलते हैं, उसका पूरा नाम है, उसको टेबल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शेड्यूल में ढूंढना शुरू करते हैं। शेड्यूल में वही मेन क्लास जो है वो शेड्यूल में ही दिया रहता है, फिर उसके छोटे से सेक्शन, सब सेक्शंस वगैरह सारा चीज़ उसमें दिया होता है। फिर हम ऑक्सिलियरी टेबल हमारे पास नहीं, ऑक्सिलियरी टेबल से पहले हम देखते हैं रिलेटिव इंडेक्स में, ठीक है। फिर बहुत सारे क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि आपने पर्यायवाची और समानार्थी शब्द वगैरह पढ़ा होगा बचपन में, कि जैसे आँख है, अब आँख का हम नयन, कि आँख का मान लीजिए कि मेन जो हमारा शेड्यूल है उसमें आँख दिया हुआ है और हमें नयन पे कोई पुस्तक का टाइटल मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो वो समानार्थी शब्द वगैरह जो होते हैं ना, जिस तरह के बहुत सारे चीज़ और हैं, इसमें एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैं समानार्थी शब्द आपको बता रही हूँ कि वो आपका जो है ना वो रिलेटिव इंडेक्स में दिया रहता है, ठीक है। और जहाँ पे आपको शेड्यूल और रिलेटिव इंडेक्स वगैरह दिया होगा ना, वहाँ पे कुछ कुछ रूल्स भी उसके लिखे होते हैं कि आपको कहाँ से जोड़ना है, किस पे जाना है, तो ईजी हो जाता है जोड़ना। कि वहाँ पे लिखा होगा कि अच्छा सी ऑल्सो, तो मतलब कि आपको बोल रहा है कि उस रेफरेंस में आप देखो, ठीक है। और जो टेबल होता है ना वो 7 टेबल्स में बटा हुआ है। 20th वाला मैं आपको पढ़ाऊँगी, 20वां जो अभी डीडीसी का आया है संस्करण, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसमें 7 टेबल्स होते हैं, और बहुत ना हमें बचना चाहिए टेबल यूज़ करने में। जब अति आवश्यक जब तक नहीं होना तब तक हमें टेबल नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही 3 बुक्स की मदद से हम डीडीसी की नंबरिंग करते हैं। आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग डीडीसी की किताब कैसी होती है, उसमें क्या होता है, किस में, ठीक है। हम कहाँ थे, 337 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे, ओके। 338 प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जान रहे होंगे प्रोडक्शन, ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसमें हम लोग फर्म वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं, फर्म वगैरह के बारे में, उत्पादक वर्ग के बारे में पढ़ाई करते हैं। 338, 339 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने बांट दिया फिर से अनुभाग में, ठीक है। अनुभाग में ये सारा का सारा बट गया सेक्शंस में। यहाँ तक आपको मेन जानना था कि कैसे मुख्य वर्ग से पहले विभाग, फिर विभाग से हम अनुभाग में बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप लिख लीजिए कि 3 कौन कौन सी किताबें होती है, आपको याद रहेंगी। अनुसूची, अनुसूची, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल, शेड्यूल, सापेक्षिक, अनुक्रमणिका, सापेक्षिक, अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका को हम बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कि जिसमें अनुक्रम के हिसाब से यानी सीरियली चीज़ें दी होती है, उसे हम अनुक्रमणिका बोलते हैं। वो कोई भी सीरियल फॉलो कर सकता है, अल्फ़ाबेटिकल कर ले, न्यूमरोलॉजिकल कर ले। सापेक्षिक अनुक्रमणिका
जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स। ये बुक आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, इसलिए इंग्लिश याद रखने की कोशिश करें इन सब का। सापेक्षिक अनुक्रमणिका, रिलेटिव इंडेक्स, एंड लास्ट में सारणी, टेबल। ठीक है, यही है डीडीसी की तीनों बाइबल बोल सकते हैं। ये जो डीडीसी बाइबल है उसका तीनों पार्ट यही है, अनुसूची, सापेक्षिक अनुक्रमणिका और सारणी। और जो हमने अभी मेन क्लास वगैरह देखा ना, वो आपको अनुसूची में मिलेंगे। ठीक है, वो जो डिवाइडेड वाला हमने आपको देखा, सारणी और सापेक्षिक अनुक्रमणिका भी मैं आपको बताऊंगी अभी। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि बुक्स अब आप बिल्कुल ऐसे अनजान नहीं होगे कि अरे डीडीसी क्या होता है, कैसी किताब होती है, कैसे बनाना होता है। मोटा मोटी जानकारी आपको मिल चुकी होगी डीडीसी की। चलिए एक मैं एग्जाम्पल आपको करवा देती हूँ अभी। ठीक है, एग्जाम्पल डीडीसी का देखिए 361.6 लिखिएगा। 361.6 पब्लिक एक्शन। रेडीमेड नंबर्स होते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा बहुत जोड़ना होता है इसमें। याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये वो रेडीमेड होता है, कुछ कुछ उसमें नियम दिए होते हैं जिसके अनुसार हम उससे जोड़ तोड़ करके और आख्या का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि टाइटल का वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, आपको ये चीज़ क्लियर है ना कि हम लोग टाइटल का ही वर्गीकरण करते हैं। कि मान लीजिए कि मेरे पास जैसे ये किताब है ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो आप पता है ना इसमें किसका वर्गीकरण करते हैं। ये ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये जो आख्या है इसी का हमें वर्गीकरण करना होता है। ठीक है, इसी को हमें बुक का जो भी टाइटल हुआ, जैसे प्रेमचंद की गोदान है तो उस हिसाब से हम उसका टाइटल का हम वर्गीकरण करते हैं। पब्लिक एक्शन और भी चीज़ों का हेल्प लेते हैं उसमें, लेकिन मुख्यतः हम लोग टाइटल का करते हैं। 361.61 सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी। 361.614 वेलफेयर, वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स। पब्लिक एक्शन 361.6, 361.61 सोशल पॉलिसी एंड 361.614 वेलफेयर ऑफ एंड ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, अब हम इसे और तोड़ते हैं। 361.614 को अब आप समझिएगा कैसे, मुख्य वर्ग कौन सा है, अनुभाग कौन सा है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो ये 3 है यह मुख्य वर्ग है, ये वही 300 वाले का 3 है। ठीक है, मेन क्लास। ओके, फिर जो 6 है, 6 वो है विभाग, जिसे हमने कहा है डिवीजन। ओके, उसके बाद जो ये 1 है, 1 वह है अनुभाग, अनुभाग जिसको हम कहते हैं सेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट, और ये पॉइंट हम लगाते हैं इसलिए हम लोग इसे ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट के कारण ही। 1 के बाद आएगा फिर से 6, जिसे हम बोलेंगे उपानुभाग, सब सेक्शन, सब सेक्शन। ठीक है, फिर 1 इसे हम कहेंगे उपानुभाग, सब सेक्शन। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है 4, इसको हम बोलेंगे सूक्ष्म उपानुभाग, सूक्ष्म उपानुभाग। हर्षु होता है ना शायद सूक्ष्म में, शायद हाँ हर्षु ही होगा, सूक्ष्म उपानुभाग। ठीक है, माइक्रो सब सेक्शन। ओके, क्लियर है यहाँ तक। 36 एक एग्जाम्पल के जरिए हमने देख लिया। 361.614 में 3 मेन क्लास, 6 विभाग, 1 अनुभाग, 6 उपानुभाग, उप उपानुभाग 1, 4 सूक्ष्म उपानुभाग। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। और ये यहाँ पे जाके रुक नहीं जाता है,
और जैसे सब्जेक्ट बनाने होंगे तो हम यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के, एक स्पेस छोड़ के फिर से 1 2 3 समथिंग जो भी हमें उस शेड्यूल से मिलेगा लिख सकते हैं। और इसे एक स्पेस क्यों छोड़ते हैं? ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सके। हर 3 डिजिट के बाद एक स्पेस छोड़ते हैं, पहले तो पॉइंट देते हैं 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 3 डिजिट लिखते हैं, फिर हम स्पेस छोड़ते हैं और फिर उसके बाद हम डिजिट लिखते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोपान क्रमिक अंकन। सोपान समझते हैं? सीढ़ी, सोपान, सीढ़ी को हम बोलते हैं सोपान, यानी सोपान क्रमिक अंकन होता है ये, यानी बढ़ते हुए क्रम में। इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्कियल नोटेशन। हायरार्कियल नोटेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम इसका नाम है सोपान क्रमिक, सोपान क्रमिक अंकन वर्गीकरण प्रणाली। ठीक है, ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? सोपान मतलब क्या? सीढ़ी, है ना? सोपान मतलब सीढ़ी, तो ये हमेशा सीढ़ी के फॉर्म में होता है, ऊपर बढ़ता हुआ। हायरार्कियल नोटेशन, हायरार्कियल नोटेशन प्रत्येक क्रमागत विभाजन द्वारा, यानी हमने देखा ना 614 वाले में क्रमागत विभाजन के द्वारा क्या होता है ना, लंबाई एक अंक में बढ़ती जाती है। जैसे हमने देखा 3 6, पहले 3 आया, फिर 6, फिर 1, फिर 0.6, फिर इसके बाद हमने लिखा 3 6 1.61, फिर हमने लिखा 3 6 1.614। इसमें क्या हुआ है? क्रम बढ़ता गया है। ठीक है, लंबाई जो है बाएं से दाएं की तरफ बढ़ती चली गई है। और ये हमेशा सामान्य, सामान्य से किसकी तरफ बढ़ता है? विशिष्टता की तरफ। याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्टता की तरफ, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। आप लोग ऊपर देख सकते हैं, जैसे ये 300 जो था वो हमारा किसका था? सोशल साइंस का था। तो फिर हम 361 में पब्लिक एक्शन आए जो कि एक ये था। उसके बाद लास्ट में वो वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स पे जाके खत्म हुआ, यानी पहले हमने जनरलाइज से शुरू किया और वो एक स्पेसिफिक पे जाके खत्म हुआ। सामान्य से विशिष्टता की तरफ बढ़ता है ये क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप चाहे तो देख सकते हैं कि ये कैसे सोपान की तरफ बढ़ता है। एक एग्जाम्पल मैं करवा देती हूँ आपको। एग्जाम्पल से आप लोग देखिएगा, या फिर समझ गए होंगे तो एग्जाम्पल स्किप कर सकते हैं हम। ये 361 वाला भी आप एग्जाम्पल रख सकते हैं कि कैसे क्रमिक विकास हो रहा था। अब आइए सहायक सारणियां। सहायक सारणियां, टेबल्स जिसको हमने बोला था ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब तो आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, उसी का ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी टेबल्स। ठीक है, सहायक सारणियां, ऑक्सिलरी टेबल्स। ऑक्सिलरी शेड्यूल के अलावा 7 टेबल का हम यूज करते हैं, 7, याद रखिएगा 7। ठीक है, डीडीसी में शेड्यूल के अलावा 7 टेबल का प्रावधान है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? वर्गीकरण करने के लिए, वर्गांक प्रदान करने के लिए। ऑल ओवर सारी चीज़ हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? वर्गांक प्रदान करने के लिए कर रहे हैं ना पुस्तक को। ठीक है, तो प्रावधान है कि चलो आपको शेड्यूल में मान लो कोई चीज़ नहीं मिलता है तो ये 7 सारणियाँ हैं आपके पास, आप इसको यूज़ करके भी वर्गांक बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो 7, पहले मैं टेबल लिखती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि इसको 2 पार्ट में विभक्त किया गया, 2 एकल में बांटा गया है। तो पहले आप सहायक सारणियाँ हम लोग की कौन कौन सी है वो लिख लीजिए, फिर आप ज़्यादा क्लियरली जान पाएंगे कि उसमें अलग अलग कैसे एकल हैं, उसमें सामान्य एकल और विशिष्ट एकल। लिखिएगा सहायक, ये भी नोट करते जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे कि फर्स्ट नंबर टेबल किससे रिलेटेड है। और ये जो मैं नाम लिखूंगी ना अभी सहायक सारणियों का, वो 20th एडिशन के हिसाब से लिखूंगी, ये याद रखिएगा, 20th एडिशन के हिसाब से मैं लिखूंगी। बहुत सारे पुस्तकों में 19th एडिशन के बारे में भी कभी लिखा होता है, ये मैं आपको 20th एडिशन का बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो सारणी है वो है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। इंग्लिश इसका कुछ, हिंदी इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगी मैं,
क्योंकि ये इंग्लिश में ही सारी सारणियाँ आती है और आपको इंग्लिश में ही याद रखना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, बहुत सारी हिंदी किताबों में आपको इसका हिंदी बताया भी गया होगा, लेकिन वो याद रखने में भी बहुत मुश्किल है और वो एकदम एग्जैक्ट भी नहीं है इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो आप इसका इंग्लिश ही याद रखिए, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न फर्स्ट नंबर टेबल, ठीक है, ये टेबल उसका वो नाम है। टेबल नंबर 2 जियोग्राफिक एरियाज, जियोग्राफिक एरियाज यानी कि जो भी जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र जो है। हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक जो काल है, हिस्टोरिकल पीरियड एंड पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स व्यक्ति, ज्योग्राफिकल एरियाज, हिस्टोरिकल पीरियड एंड पर्सन। 3 में लिखिएगा सब डिवीजन फॉर, सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर्स, इंडिविजुअल लिटरेचर्स, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक, कॉमा लगा के, फॉर स्पेसिफिक लिटरेचर फॉर्म्स, लिटरेचर फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब रूप होता है, ठीक है। 4th टेबल सब डिवीजन ऑफ, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, ठीक है। 5th रेशियल एथनिक, रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, ठीक है। रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, राष्ट्रीयता के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर और रेशियल ग्रुप के आधार पर, ये 5th नंबर है। लैंग्वेजेस, भाषा, लैंग्वेजेस एंड 7 ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स। फटाफट से इसको नोट करिएगा टेबल को या स्क्रीनशॉट से लीजिए। मैं एक बार दोहरा देती हूँ। 1 नंबर स्टैंडर्ड सब डिवीजन, 2 नंबर जियोग्राफिक एरियाज, हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड पर्सन्स। 3rd number subdivision for individual literature, for specific literature forms. 4th subdivision of individual languages. 5th racial ethnic national groups. 6th languages and 7th groups of persons. screenshots ले लीजिए। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा ना आप, 1 2 5 7, ठीक है, जिसमें मैं स्टार लगा रही हूँ, 1 आप भी लगा लीजिए, 2 5 7, 1 2 5 7 याद रखिएगा, 1 2 5 7। ये जो स्टार वाला है ना वो है सामान्य एकल। मैं बताऊंगी अभी सामान्य एकल क्या होता है, आप बस लिख लीजिए पहले। और जो बिना स्टार वाले हैं, जो डॉट वाले हैं ना, ऐसे सर्कल वाले, 3 4 6, ठीक है, ये है विशिष्ट एकल, विशिष्ट एकल। लिख लीजिए, 1 2 5 7, 1 2 5 7 वो है सामान्य एकल, और 3 4 6 ये है विशिष्ट एकल। अब मैं आपको बताऊंगी सामान्य एकल क्या होता है इसके अंदर और विशिष्ट एकल क्या होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सामान्य एकल और विशिष्ट एकल क्या होते हैं। सहायक सारणियों में सामान्य एकल और विशिष्ट एकल से क्या तात्पर्य है।
कॉमन आइसोलेट्स एंड स्पेशल आइसोलेट्स। ओके, तो लिखिए पहले कॉमन आइसोलेट, सामान्य एकल, सामान्य एकल। ऐसे एकल, सामान्य एकल, कॉमन आइसोलेट्स, ऐसे एकल, लिखिएगा इसका एग्जाम परिभाषा, ऐसे एकल जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मुख्य वर्ग, याद है ना 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0 मुख्य वर्ग थे, पढ़ने पर किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जाता है। ठीक है, मुख्य वर्ग के साथ किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो मैंने बताया था चारों सारणी है 1, 2, 5, 7। ठीक है, 1, 2, 5, 7 सारणी। 2, 5, 7 का प्रयोग, 2, 5, 7 के प्रयोग का निर्देश, जो 2 नंबर टेबल है, 5 नंबर टेबल है, प्रयोग के निर्देश शेड्यूल में दिए रहते हैं। यानी कि आप, जब मैंने बताया था ना कि सी ऑल्सो वगैरह दिया रहता है कि आप 100 में मुख्य वर्ग में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे 2, 5, 7 के लिए कि उसको कैसे जोड़ना है उस मुख्य वर्ग में जाके दिया रहता है शेड्यूल में। ठीक है, निर्देश शेड्यूल किसे हम कह रहे थे, याद है ना? शेड्यूल एक किताब थी जिसमें मुख्य वर्ग वगैरह थे, अनुभाग वगैरह थे, वो थी हमारी शेड्यूल के प्रयोग का निर्देश शेड्यूल, ठीक है, में दिए रहते हैं। और अगर नहीं दिया हुआ होगा तो, ठीक है, दिए रहते, मोस्टली दिए ही रहते हैं। और अगर नहीं दिया है, यदि निर्देश नहीं है, ठीक है, यदि निर्देश नहीं है तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड 1 नंबर याद रखिएगा, स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अनुसार, सब डिवीजन के अनुसार क्रमशः 09, 089, 088 का प्रयोग कर किसी भी क्लास वर्गांक के साथ या क्लास नंबर के साथ कर सकते हैं। प्रयोग कर किसी भी वर्गांक में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? इतना तो आपको क्लियर हो गया कि कॉमन आइसोलेट्स क्या होते हैं। सामान्य एकल, ऐसे एकल जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है, चाहे 0, 0 के साथ भी कर लो, 1, 0, 0 के साथ, 2, 0 के साथ, किसी के साथ भी कर लो, आप सोशल साइंस के साथ भी कर लो, लैंग्वेज के साथ कर लो, लिंग्विस्टिक के साथ कर लो, किसी के भी साथ कर लो। ठीक है, तो सामान्य एकल वही है, लेकिन 1, 2, 5, 7 जो टेबल होते हैं वो सामान्य एकल होते हैं। इनका प्रयोग का निर्देश किसमें दिया होता है? शेड्यूल में। और अगर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो है 1 नंबर, उसके अनुसार उसमें क्रमशः 09, 089, 088 का प्रयोग कर, इसके भी रूल्स होते हैं कि किसमें 09 होगा, इतना डीपली हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, 09, 089, 088 का प्रयोग कर किसी भी वर्गांक में किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सामान्य एकल का मोटा मोटी समझिए, किसी भी वर्गांक के साथ यूज किया जा सकता है सामान्य एकल। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पे किसी भी मुख्य वर्ग के साथ हम यूज कर सकते हैं, वो है सामान्य एकल। अब सामान्य एकल के बाद हम आते हैं विशिष्ट एकल पे। विशिष्ट एकल, स्पेशल आइसोलेट्स, स्पेशल आइसोलेट्स, स्पेशल आइसोलेट्स, विशिष्ट एकल
स्पेशल आइसोलेट्स। ठीक है, अब स्पेशल आइसोलेट्स क्या है? स्पेशल आइसोलेट्स क्या होता है ये हम जानते हैं आगे। ऐसे एकल जो किसी मुख्य विशेष वर्ग के लिए, मेन क्लास के लिए बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे एकल जो किसी विशेष वर्ग या मेन क्लास के लिए निर्मित है। ठीक है, सबके साथ हम उसका यूज नहीं कर सकते, वो किसी विशेष वर्ग के लिए ही बने हुए हैं। और इसमें कौन कौन सा है? टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3, 4, 6। टेबल नंबर 3, 4, 6, टेबल नंबर 3, 4, 6 जो है वो उसमें है। इसका भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा सारणी जो होते हैं, सारणियाँ, ऐसे मैं हटा देती हूँ विशिष्ट एकल को। सारणी जो होती है ना, उसको हम जो चाहे, जैसे हम मेन क्लास बनाने के लिए ना कि अच्छा सारणी से ही हम सीधा नंबर उठा लेते, नहीं कर सकते यूज। ठीक है, टेबल हमेशा हेल्प करेगा। कभी भी यह मेन क्लास अकेले मतलब खुद से नहीं बना पाएगा, इसको ये हमेशा शेड्यूल का हेल्प करेगा मेन क्लास बनाने में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनका उपयोग अकेले नहीं होता है, आप लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रही हूँ ये। इनका उपयोग अकेले नहीं होता क्योंकि इसमें किसी भी मुख्य वर्ग की अभिव्यक्ति नहीं होती है। सारणी का उपयोग कभी भी अकेले नहीं होता क्योंकि इनमें किसी भी मुख्य वर्ग की अभिव्यक्ति नहीं होती है। ओके, किसी वर्गांक के साथ ही हम यूज कर पाएंगे इसको, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी वर्गांक क्लास नंबर के साथ ही हम इसको यूज कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम भारत को ना एक विषय नहीं बना सकते, हम चाहें कि भारत को एक विषय बना दे, नहीं बना सकते। देखिए क्यों? हम भारत को एक विषय नहीं बना सकते, जिसके लिए अंकन भी निर्धारित है, नहीं बना सकते हैं। जिसके लिए एक अंकन भी है भारत का, जिसके लिए अंकन निर्धारित है, शेड दिया हुआ है, और वो अंकन क्या है? 5, 4। ठीक है, लेकिन हम इस 5, 4 को भारत नहीं मान सकते, अकेले हम इसका वर्गांक नहीं बना सकते। ये 5, 4 भारत को ही दिखा रहा है, लेकिन ये एक क्लास नंबर नहीं बन सकता है 5, 4। ठीक है, तो इसको कैसे निर्मित किया जा सकता है? इसको किसी वर्गांक में जोड़कर निर्मित किया जा सकता है। जैसे भारत का इतिहास, भारत का इतिहास हमने देखा था ना, 900 जो था वो इतिहास का नंबर था, है ना? और 5, 4 क्या है? भारत का नंबर। तो ये 954 बन जाएगा भारत का इतिहास, जहाँ पे ये 9 इतिहास, 54 भारत। तो ये क्या बन गया? ये देखिए, ये टेबल था भारत 54, लेकिन हमने इसका यूज़ अकेले नहीं किया, एक वर्गांक लिया 900 इतिहास, जिसका 9 हमने लिया यहाँ पे, और ये 54 भारत का इतिहास बन गया। ये किसी के साथ भी जुड़ के भारत, किसी वर्गांक के साथ जुड़ के बुक का नाम बना सकता है, लेकिन अकेले नहीं बना सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ओके, चलते हैं अब आगे। रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स। अब रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है ये देख लीजिए। रिलेटिव इंडेक्स सापेक्षिक अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका। ठीक है, यह अनेक पदों को, यानी जो टर्म्स होते हैं, पद मतलब टर्म्स होता है, ये अनेक पदों को उसके मुख्य वर्ग के साथ संबंधित करती है। ठीक है, एक ही अनुक्रम में संबंधित करते हैं, याद रखिएगा। यह लिखिए पहले इसका डेफिनेशन। यह अनेक पदों को उनके
उनके प्रमुख विषयों से एक ही अनुक्रम में मतलब सीरियली अनुक्रम में संबद्ध करती है जिससे पदों का यानी कि टर्म्स का विषय यानी सब्जेक्ट कि कौन सा उसका मेन क्लास है, तथा स्थान, विषय तथा शेड्यूल में कि वो शेड्यूल में कहाँ आएगा, विषय तथा शेड्यूल में स्थान यानी शेड्यूल में कहाँ आएगा स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, स्थान स्पष्ट हो जाता है। रिलेटिव इंडेक्स जो है, ठीक है, अनुवार्णिक होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बोलते हैं अनुवार्णिक, यानी कि जैसे डिक्शनरी में होता है ना ए फिर ए फिर ए बी फिर ए बी ए ऐसे करके होता है ना डिक्शनरी, आप देखना सब लोग जानते होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुवार्णिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, स्थान स्पष्ट हो जाता है, यहाँ तक क्लियर है। रिलेटिव इंडेक्स को मैं लिख रही हूँ RI में अनुवार्णिक होता है, ये अनुवार्णिक हिसाब से यानी डिक्शनरी के हिसाब से। मैं अल्फ़ाबेटिकल लिख देती हूँ यहाँ पे इसके साथ ताकि आपको याद रहे, अल्फ़ाबेटिकल ओके हिसाब से विभिन्न विषयों के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के विभिन्न विषयों के पर्यायवाची सिनोनिम्स जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची अथवा सामान्य उपयोग। अब जैसे कैसे हम नयन तो नहीं बोलते हैं ना सामान्य उपयोग में, आँख बोलते हैं, ठीक है, अथवा सामान्य उपयोग या फिर जो प्रचलित शब्द है उपयोग के शब्द होते हैं, ठीक है, के शब्द होते हैं। कोई दिक्कत? रिलेटिव इंडेक्स आपको समझ आ गया? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे रहेगा हर्ट, ठीक है, H से हर्ट। अब इसके नीचे आपको रिलेटिव इंडेक्स में दिया रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी, इसका वर्गांक 611.12। ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब ये हार्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, एनाटॉमी आ रहा है, फिजियोलॉजी आ रहा है, ये आपको यहाँ पे सारा दिया होगा, फिजियोलॉजी 612.17। और यहीं पे फिर नीचे दिया रहेगा सी ऑल्सो, ऐसे इस हिसाब से लिखा रहता है, सी ऑल्सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर मतलब कि इसमें कह रहा है कि ये तो ये है लेकिन आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए, तो सी ऑल्सो कौन सा सेक्शन, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो अब हम फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाके देखते हैं इस तरह से, सी ऑल्सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये था हमारा रिलेटिव इंडेक्स, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बस ऐसे कैसे लिखा होता है ये बताया, ये नहीं आएगा एग्जाम में, बस आप समझिए कि कैसे लिखा होता है। तो रिलेटिव इंडेक्स आपको समझ आ गया कि यह अनेक पदों को उनके प्रमुख विषयों से एक ही अनुक्रम में संबद्ध करती है। देखिए ये पद हुआ हर्ट, ये संबंधित विषय हुआ, ठीक है, और करती है जिससे पदों का विषय अनुक्रम में, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन ए के बाद पी आया, ठीक है, तो अनुक्रम अल्फाबेटिकली कर रहा है ना, ये हर्ट एक टर्म लिया इन्होंने और इसको अपने संबंधित विषय से, अब आपने जैसे ही देखा तो आपको क्या पता चल गया, एक तो इसका विषय पता चल गया 600 क्या होगा, और इसका स्थान कि ये शेड्यूल में कहाँ पे होगा वो पता चल गया। तो इस एग्जाम्पल में आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया है। अनेक पदों को, जैसे हर्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, प्रमुख विषयों से एक ही अनुक्रम में संबद्ध करती है जिससे कि पदों का विषय और उनका शेड्यूल में स्थान पता चल जाता है। और ये क्या होते हैं, हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। डिक्शनरी याद रखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं समझ आया आपको तो डिक्शनरी कैसे देखते हैं वो याद रखिए तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा
डीडीसी को मैंने जो इसकी मेन चीज़ें थी मैंने सारी बता दी। फैक्चुअल चीज़ों को छोड़ के समझाने वाली जितनी भी बातें थी मैंने बता दी है। कभी ये क्लासेस के बाद होगा तो एक दिन हम फैक्ट्स वाली क्लास भी ले लेंगे कि क्या क्या फैक्ट्स उसमें है डीडीसी में। ये अगर आप समझ गए तो आपको डीडीसी का वर्गांक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डीडीसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे अब आप भीतर तक उसे समझ चुके हैं, ठीक है, तो उसका आप आंसर करने में सक्षम हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।